Hello students, in today's lecture we are going to learn 6th standard science lesson number 11 that is work and energy। और students ये आपको पता होगा कि ये हमारा थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट में हम ये सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं और वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा पार्ट 1 और पार्ट 2 तो इस वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप वहाँ से पहले वो दोनों वीडियो देख लेना जिसमें हमने ये सारी चीज़ें कवर की हुई हैं ऑलरेडी। और आज हमें देखना है, हमें डिस्कस करना है यहाँ से ऑब्जर्व एंड डिस्कस। ये चीज़ें भी हमने पढ़ ली थी, हमने देखा था कि कौन कौन सी एनर्जी होती है मैकेनिकल एनर्जी में, हीट, लाइट, साउंड, केमिकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सारी अलग अलग फॉर्म्स हैं एनर्जी के। ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं स्टूडेंट्स। अब हमें करना है यहाँ से ऑब्जर्व द वर्किंग ऑफ द वेरियस अप्लायंसेज वी यूज़ सच एज द फैन, लैम्प, मिक्सर, टीवी, रेडियो। ये सारी चीज़ें, ठीक है, फ़ैन, लैम्प, मिक्सर, टीवी, रेडियो और ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो गैस होता है वो, ये सारी चीज़ें लाइक वॉशिंग मशीन, जो क्लोथिंग वॉशिंग मशीन होती है, ठीक है, और क्लोथ्स आयरन जो कि कपड़े प्रेस करते हैं हम, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, इन सब चीज़ें जो कि हम यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में। तो इन विच फॉर्म इज़ एनर्जी सप्लाइड टू देम टू मेक देम वर्क। तो इन्हें कौन सी एनर्जी सप्लाई होती है, इनमें ऐसी कौन सी एनर्जी सप्लाई होती है जिससे कि ये अपने काम कर पाते हैं, ठीक है। कौन सी एनर्जी, तो हमें पता है वो एनर्जी है इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी ही वो एनर्जी है जो कि इन्हें अपने काम को करने देती है, ठीक है। इसमें लाइट कब आएगा, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी होगी। ये काम कैसे करेगा, जब इलेक्ट्रिसिटी होगी। मिक्सर कब चलेगा, जब इलेक्ट्रिसिटी होगी, लाइट होगी तभी, पावर होगा तभी। टीवी भी वैसे ही, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो हमें पता है, ये चीज़ें आपने बहुत बार पढ़ी होंगी प्रीवियस, मतलब कि आप पिछले साल भी आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी कि हमें पता है कि यहाँ पे जो मेन सोर्स है लाइट का वो है सन। मेन सोर्स जो है एनर्जी का वो है सन, ठीक है। तो सन से क्या होता है कि जो नदियों में और जो समुंदर में जो मतलब ओशन में, सी में जो पानी होता है उसकी वजह से ये जब इतना हीट बढ़ती है तो ये भाप इवेपरेट होता है और ऊपर जाके क्लाउड बनता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे जब वो क्लाउड भारी होने लगता है तो यहाँ पे इस तरीके से बारिश होती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिजर्वायर्स बनाते हैं, मतलब पानी इकट्ठा करते हैं, फिर डैम बनाते हैं ताकि कि वो पानी इकट्ठी हो सके एक जगह पे, ओके। फिर उसी डैम से क्या करते हैं, डैम से जब पानी छोड़ते हैं तो वहाँ पे हमें पता है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, इस तरीके से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होता है। इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होने के बाद हमारे घरों में आता है, तो इन सब चीज़ों में हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं और ये सारी चीज़ें चलती हैं, ओके। सिंपल सी चीज़ें हैं। इसके बारे में अभी डैम के बारे में आप फिर से पढ़ेंगे, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ डैम से नहीं बनती, उसके और भी सोर्सेज हैं, वो भी आप ज़रूर पढ़ेंगे इस चैप्टर में। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस व्हेन वर्क इज़ डन। जब कार्य होता है, जब कोई कार्य होता है तब मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी तब होता है जब कोई भी काम होता है। देखिए, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, डैम से निकला पानी, ठीक है, वहाँ से इस तरीके से जनरेट होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, फिर घरों में जाता है, घरों से अलग अलग मतलब ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है एनर्जी जा रही है ना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो ये क्या हो रहा है, काम तो हो रहा है क्योंकि अपना प्लेस चेंज कर रहा है ना इलेक्ट्रिसिटी, पहले कहीं से और निकली, फिर कहीं और जा रही, फिर कहीं और जा रही है। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है एनर्जी की और फिर यहाँ पे काम हो रहा है। लेट्स कंसीडर वन चेन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी का। इन द कोर्स ऑफ द वाटर साइकिल वाटर इवेपरेट्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। मैंने आपको बताया कि वाटर इवेपरेट होता है, मतलब वाष्प, भाप बन के उड़ता है, ऊपर आसमान में जाता है गर्मी की वजह से, जब सन की गर्मी इतनी पड़ती है तो, ओके। वाटर साइकिल से स्टार्ट होता है एनर्जी हमारा, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होता है, सन से। वाटर साइकिल्स का स्टार्टिंग होता है कैसे, जब वाटर इवेपरेट होकर भाप बन के ऊपर जाती है गर्मी की वजह से, सन की गर्मी की वजह से, हीट ऑफ द सन। दिस वाटर वेपर फॉर्म्स क्लाउड्स, और यही वाटर वेपर क्या बनाते हैं, क्लाउड्स, बादल बनाते हैं। दैट गिव रेन, उससे बारिश होती है। रेन वाटर फ्लोज इनटू रिवर्स, तो हमें पता है रेन वाटर जो होते हैं, जो बारिश के पानी होती हैं, वो फ्लोज इनटू द रिवर, नदियों के रूप में बहने लगती हैं। बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है जब बहुत बारिश होती है, तो अलग अलग नदियाँ हैं, हमें पता है, ठीक है। इतनी सारी नदियाँ हैं हमारे कंट्री में और वर्ल्ड, इन पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो सब जगह पे। तो क्या होता है कि हम उस रिजर्वायर्स करते हैं, मतलब रिजर्वायर्स मतलब अब उस स्टोर को उस पानी को, पूरा जो नदियों का पानी होता है एक जगह पे स्टोर करते हैं, फिर डैम बनाते हैं ताकि ये पानी जो है
ये पानी के ऊपर तक डैम बनाते हैं ताकि ये पानी पूरा फ्लो करके ऊपर ना जाए, इसलिए डैम बनाते हैं ताकि ये पानी पूरा इकट्ठा रहे एक जगह पे। ओके, दीज आर एट अ हाइट एंड देयर फोर देयर वाटर हैज़ पोटेंशियल एनर्जी। और ये क्या होती है, जब वाटर यहाँ पे है पूरा एक जगह पे इतना ज़्यादा पानी, तो इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी है, ये अपने आप में ही एक एनर्जी लेके पूरा पानी बैठी हुई है। ठीक है, ये पानी जब एक साथ बहती है तो इतना एनर्जी होता है कि पूरी की पूरी पूरे के पूरे गाँव को बहा सकती है, इतना एनर्जी होता है वाटर में। ठीक है, तो फिर क्या होता है, विच इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी एज द वाटर फॉल्स डाउनवर्ड्स। तो इसमें वाटर में क्या है, जो यहाँ पे रिजर्वायर मतलब कि इकट्ठा पानी है, उसमें खुद एक पोटेंशियल एनर्जी है, वही बाद में क्या करती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है किसमें, इनटू काइनेटिक एनर्जी एज द वाटर फॉल्स डाउनवर्ड। जब वो नीचे गिरती है एक साथ में जब नीचे गिरती है तो एक काइनेटिक एनर्जी वो यूज़ करती है, जिससे कि क्या होता है, व्हेन द वाटर फॉल्स ऑन द ब्लेड्स ऑफ टरबाइन। नीचे हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि किस तरीके से नीचे लगा हुआ रहता है यहाँ पे ब्लेड। ठीक है, यहाँ पे वाटर गिर रहा है तो यहाँ पे क्या लगा रहता है, टरबाइन लगा रहता है, उसके जो ब्लेड रहते हैं इस तरीके से वो क्या होते हैं, घूमना स्टार्ट हो जाते हैं ज़ोर ज़ोर से। ठीक है, ज़ोर ज़ोर से वो घूमना स्टार्ट हो जाते हैं बहुत ही फुल एनर्जी के साथ, क्योंकि इतना फोर्स रहता है वाटर का। तो ये काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से कि रोटेट होने लगता है टरबाइन का जो ब्लेड्स होता है। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी होता है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होता है, जो काइनेटिक एनर्जी वो ट्रांसफॉर्म होता है किसमें, टरबाइन पे। तो टरबाइन ज़ोर ज़ोर से रोटेट होने लगता है और इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मतलब कि टरबाइन जब इस तरीके से घूमता है तो ये जब रोटेट करता है तो यहाँ से जनरेटर भी लगा रहता है, जनरेटर की वजह से यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक जो जनरेट होती है वो जनरेटर के थ्रू होके गुजरती है, और फिर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वेरियस अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। और फिर वही इलेक्ट्रिसिटी जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होके जाती है, तुम्हें पता है हमारे घरों में जाती है, अलग अलग फैक्ट्री में जाती है, अलग अलग जगहों पे जाती है, और फिर वही अलग अलग चीज़ों में अलग अलग कह सकते हैं ऑब्जेक्ट में, जैसे हमने देखा फैन, लैंप, वो सारी चीज़ों में जाके उसमें भी एनर्जी क्रिएट होती है, एनर्जी फॉर्म होती है, जिससे कि वो अपने काम कर पाते हैं। ठीक है, जैसे रेफ्रिजरेटर का अपना काम करता है, फ़ैन अपना काम करता है, तो इस तरीके से उसमें भी एनर्जी आ जाती है। तो एक सर्कल है, जो ऊपर में इमेज देखा आपने ना, बस उसी को ध्यान में रखिए कि किस तरीके से यहाँ से बनता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, इलेक्ट्रिसिटी घरों में जाती है, उसके बाद ये सारे काम होते हैं। स्टार्ट कहाँ से होता है, मेन सोर्स क्या है हीट का और एनर्जी का, तो सन से सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं इलेक्ट्रिसिटी के मामले में, एनर्जी के मामले में। ओके, नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ यूज्ड इन आवर हाउसेस फॉर वेरियस पर्पसेस। हमारे घर में अलग अलग पर्पज़ से यूज़ होता है। हमने ऊपर में देखा कितनी सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं अपने घर में, इलेक्ट्रिक चीज़ें। ठीक है, इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लाइट एनर्जी ऑफ लाइटनिंग अ बल्ब, इनटू अ काइनेटिक एनर्जी ऑन स्टार्टिंग अ फैन, इनटू साउंड एनर्जी वाइल प्लेइंग अ म्यूजिक सिस्टम, एंड इनटू हीट एनर्जी इन एन ओवन। ओवन में हीट प्रोड्यूस होती है, हीट मिलता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी मतलब हम एनर्जी उस इलेक्ट्रिसिटी को हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, बल्ब में। बल्ब को एक इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मिल रहा है ना इन लोगों को, इलेक्ट्रिक की वजह से बल्ब जल रहा है, तो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। इसने एनर्जी दी इसको। ठीक है, इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑन स्टार्टिंग अ फैन, काइनेटिक एनर्जी मिलती है फ़ैन को, तभी तो वो रोटेट करता है, चलता है फ़ैन। ठीक है, कहाँ से मिल रही है उसे काइनेटिक एनर्जी, तो इलेक्ट्रिसिटी से। तो ये सारी चीज़ें हम अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं। ओके, दस वी सी दैट वी आर इनडायरेक्टली यूटिलाइजिंग नथिंग बट सोलर एनर्जी इन ऑल दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम इनडायरेक्टली, डायरेक्ट तो नहीं बट इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सोलर एनर्जी जो कि सन से एनर्जी मिल रहा है वो हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सन से ही मिली सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, सन की वजह से ही सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं। ठीक है, और वो सब ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है एनर्जी, मतलब कि जो सोलर एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है, कन्वर्ट हो रही है एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, और वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से सब ऑब्जेक्ट में, अलग अलग ऑब्जेक्ट जो हम अपने हाउस में यूज़ करते हैं, वो सारी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उसमें आती है, हम उन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो इनडायरेक्टली हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सोलर एनर्जी। इन अदर वर्ड्स द सन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी। वही आप जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, जो हमने देखा इमेज में, वही मेन इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कौन है, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सन। ठीक है, अब हम देखते हैं एनर्जी रिसोर्सेज, कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं, कौन कौन से ऐसे साधन हैं, मीन्स हैं एनर्जी के, वो हम देखेंगे। द रिसोर्सेज
यूज्ड फॉर गेटिंग एनर्जी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। आपको याद रखना है कि जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो एनर्जी के स्रोत हैं, वो हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ कन्वेंशनल एनर्जी, कन्वेंशनल एनर्जी, और उसी को क्या बोला जाता है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। तो कन्वेंशनल एनर्जी मतलब कि जो हम कन्वेंशनल मतलब कि जो हमारा ट्रेडिशनली तरीके से, मतलब बहुत पुराने टाइम से उसे यूज़ करते आ रहे हैं, नॉर्मल बेसिस बहुत पुराने टाइम से हम यूज़ करते आ रहे हैं। और कन्वेंशनल एनर्जी जो है वो नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल मीन्स कि वो उसे हम फिर से बना नहीं सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते उसे। जैसे कि अभी कैसा है कि जैसे सोलर एनर्जी है, वो सन है, सन से अगर हम हीट ले रहे हैं तो वो हमें कल भी मिलेगा, परसों भी मिलेगा, नरसों भी मिलेगा, वो जब तक सन है मतलब तब तक वो चीज़ें हमें मिलती रहेगी, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे कन्वेंशनल एनर्जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो चीज़ें ऐसी नहीं है, वो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा यूज़ करोगे, यूज़ के ऊपर है, आप जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना ज़्यादा वो ख़त्म होगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरा का पूरा वो ख़त्म हो सकता है। तो उसी को बोलते हैं कन्वेंशनल एनर्जी, और उसी को बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। कन्वेंशनल एनर्जी वही है जो हम पुराने टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, और वो नॉन रिन्यूएबल है, वो फिर से हम बना नहीं सकते, वो नया फिर से बन नहीं सकता, वो रिसोर्सेज, वो जो शक्ति है, एनर्जी है, वो फिर से वापस से बन नहीं सकती, जो है हम वही यूज़ कर करके ख़त्म कर रहे हैं। पढ़ते हैं हम, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कन्वेंशनल एनर्जी क्यों कहा गया इसे, और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्यों कहा गया है। द एनर्जी रिसोर्सेज विच मैन हैज़ बीन यूजिंग द फॉर सेंचुरीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। मैंने आपको बताया जो हम ट्रेडिशनली मतलब बहुत पुराने टाइम से, मतलब बहुत पुराने, मतलब सेंचुरीज, मतलब सालों साल, सदियों से हम जिसे यूज़ करते आ रहे हैं, जो एनर्जी को, जैसे कि क्या क्या है वो हम एग्जाम्पल में पढ़ेंगे। तो उन्हें क्या कहा जाता है, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। क्यों कन्वेंशनल, मतलब ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल, जो पुराने से हम करते आ रहे हैं, आज तक हम उसका यूज़ कर रहे हैं, उसको बोला जाता है कन्वेंशनल, ठीक है। और कन्वेंशनल एनर्जी इसलिए क्योंकि जो एनर्जी सोर्सेज से हम जो एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं उसे बोला जाता है कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज इंक्लूड कोल एंड फॉसिल्स फ्यूल्स सच एज पेट्रोल, डीजल एंड नेचुरल गैस। अच्छा, आपको ये पता होगा कि पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस कहाँ से मिलती हैं। तो आपको पता होगा कि ज़्यादातर ये गैसें समुंदर के पास से मिलती हैं, समुंदर के तटों से मिलती हैं, या उसके समुंदर के कुछ आसपास के इलाकों से मिलती हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो बड़े बड़े जो एनिमल्स होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ ना फॉसिल्स फ्यूल, तो यहाँ पे जो फॉसिल्स मतलब कि जो मरे हुए हैं बहुत सालों से, सालों साल के, कई लाखों साल, हज़ारों साल के पहले जो मर जाते हैं, दब जाते हैं मिट्टी के अंदर, अर्थ की हीट से, वो क्या होते हैं, फ्यूल्स में, मतलब पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ से क्या बनता है, तो कोल बनता है। जो बहुत पुराने साल से, बहुत सालों साल से पेड़ धीरे धीरे अंदर दब जाते हैं, तो उनसे बनता है कोल। और पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, ये सब किससे बनते हैं, फॉसिल्स, मतलब कि जो एनिमल्स होते हैं, जो ह्यूमंस बॉडी होती है, जो एनिमल्स की बॉडी होती है, इतने सारे एनिमल्स होते हैं ओशन में, समुंदर में, हमें पता है। वो जब मरते हैं, दब जाते हैं पृथ्वी के अंदर, तो वो धीरे धीरे धरती के अंदर जब दब जाते हैं, तो उन्हीं से ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये चीज़ें क्या है, वी कैन नॉट रिप्लेनिश दीज रिसोर्सेज। रिप्लेनिश मीन्स व्हाट, मतलब रीफिल, फिल अप अगेन, वापस से हम इसे इसकी भरपाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बहुत सारा कोल है, कोयला आपने निकाल लिया, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो आप दूसरी जगह जाओगे, वहाँ से निकालोगे, तीसरी जगह जाओगे, वहाँ से निकालोगे, फिर धीरे धीरे जब ख़त्म हो जाएंगे, सारे स्टॉक ख़त्म हो जाएंगे, तब कहाँ जाओगे लेने। तो मतलब उसे रीफिलअप नहीं कर सकते, फिलअप दोबारा से उसे भरपाई उसकी नहीं कर सकते, रिप्लेनिशमेंट की उसकी भरपाई नहीं कर सकते, हम उसे बना नहीं सकते। पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, ये क्या है, ये सब चीज़ें हैं तो नेचुरल, हमें मिलता तो नेचुरल गैस, ये दिस इज़ नॉट मैन मेड, बट ये क्या है, ये ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। वुड ऑल्सो कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड एंड ईजिली, हमें पता है जो लकड़ी है वो भी हमें इतनी ईजिली नहीं मिलती है, तो नेचुरल रिसोर्सेज, बट ये क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे हवा है, सन है, तो ये सब हमें हमेशा, ये कभी ख़त्म नहीं होंगी, ये हमेशा मिलती रहेगी, ठीक है। लेकिन ये सब क्या है, जो वुड है, लकड़ी है, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, कोयला, ये सब क्या है, ये सब ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं, ये हमें ईजिली नहीं मिलेगा। रिप्लेनिश्ड मतलब जल्दी से इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी, ख़त्म होगा तो फिर वो सालों, लाखों, हज़ारों बाद ही हमें मतलब हज़ारों साल बाद, लाखों साल बाद वो चीज़ें जब इस तरीके से
कहते हैं भूकंप आता है या फिर कुछ होता है तो जब नीचे दब जाते हैं सारे पेड़ पौधे एनिमल्स मर जाते हैं, इसके ऊपर मिट्टी जमती जाती है, मिट्टी जमती जाती है, मिट्टी जमती जाती है, तो फिर यही क्या बन जाते हैं, कहीं कोयला बन जाता है, कहीं गैस बन जाता है, कहीं पे डीजल पेट्रोल बन जाते हैं। फिर यही चीज़ें बाद में हम यूज़ कर रहे हैं आज और कई सालों से हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड क्या है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज और रिन्यूएबल एनर्जीज रिसोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल मतलब व्हाट, ऐसी एनर्जी जो कि नॉन कन्वेंशनल है, जो हम बहुत पुराने टाइम से यूज़ नहीं कर रहे हैं, अभी नए नए में ही है। ठीक है, और वो रिसोर्सेज जो कि रिन्यूएबल एनर्जी है, मतलब कि रीन्यू हो सकता है, उसे हम फिर से वापस से बना सकते हैं। आज ख़त्म हुआ कल बना सकते हैं, कल ख़त्म हुआ परसों बना सकते हैं, मतलब ये कभी भी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, उस एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे और इस एनर्जी में हम देखेंगे कि कई सारे हैं। देखिए, These resources have not been used traditionally। ये resources क्या है, ट्रेडिशनली यूज़ नहीं हो रहा है, कन्वेंशनली यूज़ नहीं हो रहा है, बहुत सालों से यूज़ नहीं हो रहा है। They are inexhaustible and continuous and can be used in various forms again and again। तो इसे क्या कर सकते हैं हम ये कभी ख़त्म, इसका मतलब क्या होता है, इनएग्जॉस्टिबल मीन्स कभी ख़त्म होने वाली नहीं है ये, और ये कंटिन्यूस रहने वाली है। हम कंटिन्यूसली इसका हम अगेन एंड अगेन इसका हम अलग अलग फॉर्म में, वेरियस फॉर्म मतलब अलग अलग अनेक प्रकार के तरीक़ों से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखेंगे नॉन कन्वेंशनल में आपको बहुत सारे टाइप्स मिलेंगे। ठीक है, कई सारे मिलेंगे, कई सारे फॉर्म एनर्जी मतलब आपको मिलेंगे। पहला तो है सोलर एनर्जी, और सोलर एनर्जी किसका पार्ट है, तो नॉन कन्वेंशनल मतलब रिन्यूएबल रिसोर्स का। रिन्यूएबल इसे हम बना सकते हैं क्योंकि ये सन से मिलेगा हमें, तो इसे हम जितना चाहे उतना बनाएं। ठीक है, सन की हीट जो है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, जितना भी आप सोलर पैनल लगवा लो, ठीक है, वो सन की जो एनर्जी है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। तो अब देखते हैं हम सोलर एनर्जी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सेकंड टाइप नॉन कन्वेंशनल एनर्जी या फिर रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें कई सारे हैं। पहला तो है सोलर एनर्जी। अच्छा, ये वाला पार्ट देख लेते हैं। ड्यू टू द इंक्रीजिंग population and increasing usage of energy resources, there is a danger that the limited reserve of coal, petrol, diesel, crude oil and natural gas will be exhausted। सेम थिंग जो ऊपर में हमने पढ़ा, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वही चीज़ है कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उतनी ज़्यादा आपको पता है अब हर घर में हर कोई गाड़ी चाहता है, हर घर में ट्रैक्टर, हर घर में 4 व्हीलर 2 व्हीलर सबको चाहिए। ठीक है, हर घर में अभी गैस हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, हर घर में अब इतने ज़्यादा फैक्ट्रीज़ यूज़ कर रही है कोल का, पेट्रोल डीजल, जो इतने व्हीकल्स आ रहे हैं, और जो क्रूड ऑयल है अलग अलग, ठीक है, और नेचुरल गैसेस है, ये क्या हो रहे हैं, एग्जॉस्टेड मीन्स ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इतने ज़्यादा लोग हो रहे हैं कि इतने ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ें क्या, उसका स्टॉक ख़त्म हो रहा है। Therefore, it will be better to use alternative and supplementary resources instead of the conventional ones। तो यहाँ से सबसे अच्छा क्या है कि हम उसका कोई और अल्टरनेटिव ढूंढें, कोई और ऑप्शन ढूंढें। ठीक है, कोई और सप्लीमेंट्री ढूंढे, जिससे कि ये जो कन्वेंशनल वंस है सिर्फ हम कन्वेंशनल पे ही उसी पे डिपेंड कर रहे हैं, जो कोल, पेट्रोल, डीजल जितना भी हमें स्टॉक मिल रहा है ख़त्म करते जा रहे हैं, उसी पे डिपेंड कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि उसका कोई और ऑप्शन ढूंढे। तो और उसका ऑप्शन ढूंढा हम लोगों ने, साइंटिस्ट ने ढूंढा, क्या है उसमें देखते हैं। पहला तो है सोलर एनर्जी, उसके बाद आपको कई सारे देखने को मिलेंगे। सोलर एनर्जी क्या है, द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन इज़ कंटिन्यूस एंड इनॉर्मस। मतलब ये सोलर एनर्जी जो हीट हमें मिल रही है, जो एनर्जी मिल रही है, वो कंटिन्यूसली मिलते जा रही है। ठीक है, अब इतना साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि हमें पता है ये जो सन की एनर्जी इतनी ज़्यादा एनर्जी है, तो उन लोगों ने सोचा क्यों ना इस एनर्जी का हमें यूज़ किया जाए। ठीक है, क्यों ना इसकी एनर्जी का, ये तो एनर्जी ऐसी है जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, और बाकी के जो क्रूड ऑयल हैं, नेचुरल गैस है, कोल है, ये सब तो ख़त्म हो रहा है, फिर हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलेगी। तो उन्होंने एक दिमाग लगाया, ठीक है, इसका एक सोल्यूशन निकाला। उन्होंने सोचा कि सन से ऐसा कुछ बनाते हैं जिससे है कि हम सन से इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म कर सकें, बना सके, सन से एनर्जी ले सके। तो उन्होंने बनाया सोलर पैनल, ये सोलर एनर्जी। ठीक है, तो उन्होंने बनाया इसे, और ये कंटिन्यूसली हमें मिलता जाएगा, सन कभी डूबने वाला नहीं है। इतना बड़ा है, इतना मतलब इससे एक इनॉर्मस बहुत बड़े ह्यूज क्वांटिटी में हमें हीट मिलती है। सोलर एनर्जी इज़ एट द रूट ऑफ ऑल एनर्जी अवेलेबल ऑन द अर्थ। सोलर एनर्जी ही क्या है, रूट है, जड़ है। जितने भी अर्थ पे हमने देखा वो साइकिल ना, कि सन से ही सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, सन से ही आ रही है हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी, तो वो क्या है, वही एक जड़ है। रूट मीन्स वही जड़ है, वही मेन रिसोर्स है, वही मेन स्रोत है। ठीक है,
वही एक कह सकते हैं कि जो सन है, सोलर एनर्जी, यही मेन इम्पॉर्टेंट सोर्स है, रिसोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, एनर्जी का। अ वैरायटी ऑफ डिवाइसेस हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर मेकिंग यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी। तो बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के डिवाइसेस बना दिए गए हैं, डेवलप किए गए हैं, जिससे कि हम सोलर एनर्जी को, सूर्य की एनर्जी को, सूर्य की हीट का यूज़ कर सकें। फॉर एग्जांपल द सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, सोलर ड्रायर, सोलर सेल एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं? सोलर एनर्जी से। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, बहुत सारे ऐसे लाइट आ गए हैं जिसे हम रख देते हैं धूप में, वो चार्ज हो जाती है। बहुत सारे ऐसे खाना बनाने वाले कुकर आ गए हैं, बहुत सारे इस तरीके से मतलब वाटर हीटर आ गए हैं, गर्म करने वाला पानी, सोलर ड्रायर आ गया है, सुखाने वाला ग्रेन्स को, सोलर सेल आ गया है। तो ये सब किससे हो रहा है? सूर्य की किरणों से, सूर्य की हीट से, सन की हीट से। In the first three devices mentioned above, heat energy obtained from the sun is utilized to cook food. That means कि फॉर एग्जाम्पल द सोलर कुकर क्या है? वो चार्ज हो जाएगा सन के हीट से और उसमें हम फूड कुक कर सकते हैं। और सोलर वाटर में क्या होगा? आप उसमें पानी गर्म कर सकते हैं। एंड टू ड्राई ग्रेन, जो अनाज होते हैं, सोलर ड्रायर मतलब कि क्या? सोलर ड्रायर मतलब कि ग्रेन को, अनाजों को सुखाने के लिए। सोलर सेल, तो ये सारी चीज़ें यूज़ होती है। और इन अ सोलर सेल में क्या होता है जो हमने यहाँ पे पढ़ा? सोलर सेल से क्या यूज़ होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोलर एनर्जी। सोलर सेल में क्या होता है? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो क्या हो जाता है? उसमें सोलर एनर्जी से मिल जाती है। मतलब कि सोलर सेल मतलब कि ये जो सोलर सेल होता है इस तरीके से बना होता है कि सन से पूरा वो एनर्जी ऑब्टेन करती है। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। सोलर इलेक्ट्रिक प्लांट्स हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ऑन अ लार्ज स्केल। तो सोलर इलेक्ट्रिक प्लांट्स जो होते हैं, जो सोलर इलेक्ट्रिक प्लांट्स इस तरीके से बने होते हैं, वो क्या होता है? उसमें इतनी कैपेसिटी होती है, इतना वो एबल होता है, इतनी क्षमता होती है उसमें कि वो एक लार्ज स्केल पे, बहुत बड़े पैमाने पे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, बना सकता है इलेक्ट्रिसिटी को, इतना ज़्यादा सोलर सेल में पावर होता है। अ सोलर प्लांट कंसिस्ट ऑफ मेनी सोलर सेल। और जो सोलर प्लांट बनता है, जो सोलर प्लांट होता है वो बहुत सारे सोलर सेल से मिल के बना होता है। ठीक है, जो सोलर प्लांट होता है ना, वो बहुत सारे सोलर सेल से बना होता है। कुछ इसी तरीके से होता है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरीके से ही बना होता है। बौद्ध में आप शिरडी में जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पे कि इस तरीके से सोलर सेल से, अभी सोलर सेल से, सोलर एनर्जी से ही ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे यूज़ हो रहा है। खाना वाना जो बनाया जाता है सब वैसे ही बनाया जाता है। ठीक है, अगर आप डिस्कवरी चैनल वगैरह देखते होंगे तो उसमें दिखाता भी है ये सारी चीज़ें। अब हम देखते हैं विंड एनर्जी, हवा की जो, अभी ये क्या है? ये भी क्या है? ये भी है। हमने देखा कि यहाँ पे कौन सा पार्ट हम पढ़ रहे हैं, तो आपको याद रखना है नॉन कन्वेंशनल या फिर रीन्यूएबल एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज या रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो उसमें दूसरा है विंड एनर्जी। ठीक है, हवा में कितनी एनर्जी है आपको पता है? हवा क्या करता है? तूफान आता है तो बड़े से बड़े घर क्या क्या उड़ा देता है, गिरा देता है। तो इसका मतलब उसमें भी एनर्जी है, एक पावर है, एक शक्ति है। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि हम यूज़ करते जा रहे हैं कोल वगैरह सब, जो क्रूड ऑयल है, सब गैस है, नेचुरल गैस सब यूज़ करते जा रहे हैं। अब हम क्या करते हैं? हम हवा को अभी यूज़ करते हैं। इतना ज़्यादा इसमें पावर है, शक्ति है। इससे तो अब हमें इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए क्या चाहिए? हमें पावर ही तो चाहिए, शक्ति ही तो चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? तो हमें एक एनर्जी, एक शक्ति चाहिए होती है, और ये हमें हवा से ज़रूर मिल सकती है। दिमाग लगाया उन लोगों ने। फिर क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय मीन्स ऑफ विंड मिल्स यूजिंग स्ट्रॉन्ग विंड्स। अ विंड मिल इज़ ऑल्सो यूज फॉर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वेल। तो यहाँ पे क्या है? उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया कि विंड मिल लगाया इस तरीके से, अलग अलग इस तरीके से, इसको पौन चक्की भी बोला जाता है ना। तो इस तरीके से उन्होंने बड़े बड़े इस तरीके से लगाए, और यहाँ पे क्या लगाया? इस तीन तरीके से एक पंखे जैसा लगाया, आप देख रहे हैं ना, ब्लेड्स लगाए 3 उसमें बड़े बड़े। तो क्या किया इससे? उन्होंने इससे क्या किया? बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग विंड्स, मतलब बड़े बड़े इस तरीके से बनाए। और अब विंड मिल, और ये जो विंड मिल है ये सारी, ये यूज़ किया जाता है ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वेल। ये मतलब कि विंड मिल इज़ ऑल्सो यूज फॉर ड्रॉइंग वाटर, पानी को खींचने के लिए। जो वेल होता है, कुआं से खींचने के लिए भी विंड मिल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? जब ज़ोर ज़ोर से हवा चलती है, ये पहाड़ी एरिया पे होती है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हवा चलती हो। जहाँ पे ज़्यादा हवा चलेगी वहीं पे इसे
बनाया जाता है, इस तरीके से वहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाता है। और इस तरीके से उस पर नीचे देखिए इलेक्ट्रिसिटी पावर सब लगा हुआ है, ऊपर से ये पंखे लगे होते हैं। यहाँ पे ये जब इस तरीके से घूमेगा, जब ज़ोर ज़ोर से हवा चलेगी तो ये घूमेगा, और जितना ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हवा चलेगा तो ये नीचे पूरा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी और जहाँ पर भी ज़रूरत होगी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये भी चीज़ें विंड एनर्जी भी यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। अब हम देखते हैं टाइडल एनर्जी। सो आप नाम से समझ सकते हैं कि टाइडल मतलब जो टाइड आते हैं ना, लो टाइड, हाई टाइड समुंदर में, उसका यूज़ करते हैं। तो ये अभी ये लोग सोच ही रहे थे और देखो ये बना भी दिया एक टाइम। मतलब कि ये हम लोगों ने एक बार पढ़ा था पेपर में कि अभी जो इतनी ज़्यादा ज्वार भाटा आता है, टाइड आता है बड़े बड़े, आपने पता ना, हाई टाइड लो टाइड, तो जो समुद्र में आती है वो चीज़। तो इन लोगों ने क्या सोचा कि इतना ज़्यादा जब ज्वार भाटा आता है, टाइड आता है, हाई टाइड आता है, इतना जोर की एनर्जी होती है उसमें, जब इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, तो क्यों ना इसका भी यूज़ किया जाए एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। तो किया भी इन लोगों ने ऐसे ही। इन्होंने क्या किया, अ वॉल इज़ कंस्ट्रक्टेड एट अ नैरो रीजन ऑफ अ क्रीक। जो क्रीक होती है, मतलब क्रीक मीन्स क्या होती है, जो खाड़ी होती है जहाँ पे, तो मतलब जहाँ पे इस तरीके से समुंदर होता है वहाँ पे, इस तरीके से उन्होंने क्या बनाया, एक वॉल इस कंस्ट्रक्ट, वॉल जैसा बनाया, नैरो रीजन ऑफ अ क्रीक, मतलब कि पतली जगह पे, इस तरीके से क्रीक जगह पे उन्होंने रीजन, जहाँ पे रीजन ऑफ क्रीक जो कि खाड़ी क्षेत्र होता है ना, जैसे, तो उन्होंने वहाँ पे क्या बनाया, वॉल कंस्ट्रक्ट किया, बनाया। ड्यू टू वेव्स जनरेटेड बाय हाई एंड लो टाइड। जब हाई और लो टाइड्स इस तरीके से आती है तो टरबाइन घूमता है, जनरेटर, ठीक है, वो जो उसमें फिट होता है टरबाइन में, जो टरबाइन में जनरेटर फिट होता है, तो वो स्टार्ट हो जाता है रोटेट करना और इलेक्ट्रिसिटी उसमें जनरेट होती है। इसका मैं आपको इमेज दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से लगा होता है, ठीक है, इस तरीके से वो बनाते हैं वॉल, और इस तरीके से उसमें अब क्या करते हैं वो लोग, इस तरीके से वो वॉल बनाएंगे, वॉल में इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की सब वो जो पिलर होते हैं वो बना देंगे। और यहाँ पे देखिए ये लगाते हैं यहाँ पे टरबाइन, और टरबाइन में वो जो ब्लेड लगे तो होते हैं। जब यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है, क्या लिखा गया है, दिस टाइडल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वर्क्स एज द टाइड कम्स। जब कम मतलब जब टाइड आता है मतलब बढ़ता है, और जब जाता है तब भी, तो ये क्या होता है, टरबाइन ये घूमता है, चलता है, और सी में मतलब ये अलग दोनों डायरेक्शन में, जब आता है जाता है दोनों डायरेक्शन में, नीचे भी देखिए, ठीक है, आता है जाता है, जब भी मतलब बढ़ता है घटता है, जब भी होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से जनरेटर लगा होता है, यहाँ पे जनरेटर लगा होता है, और इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और यहाँ पे इस तरीके से जाती है। ठीक है, टाइड्स गोइंग आउट, यहाँ पे जब टाइड जाती है गोइंग आउट, और जब यहाँ पे कमिंग इन, जब टाइड आती है, जब ज़ोर ज़ोर से टाइड आएगा, मतलब इस तरीके से लहरें आएंगी, तब भी इस तरीके से वहाँ पे ये रोटेट होगा, यहाँ पे जनरेटर लगा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी लोगों तक भेजी जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं, इस तरीके का भी लगाया जाता है, मतलब इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से पिलर लगाया रहेगा, और इसमें यहाँ पे लगाया रहेगा, और ऊपर में क्या लगा रहेगा, जनरेटर, और जनरेटर के थ्रू यहाँ से एनर्जी भी, यहाँ पे भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और दूर दूर तक जहाँ भी ज़रूरत होती है वहाँ पे भेजा जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और ये देखिए अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं एटॉमिक एनर्जी, ये भी आपको आगे पढ़ना है। ठीक है, तो एटॉमिक एनर्जी कैसी होती है, ऐसे इस तरीके से प्लांट होता है एटॉमिक एनर्जी का, इस तरीके से। ओके, तो हमने देख लिया कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोइलेक्ट्रिक ऑफ हाइडल पावर। तो देखिए ये प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था मैंने, पार्ट 2 में मैंने बताया था आपको किस तरीके से, इसका इमेज भी दिखाया था आपको किस तरीके से होता है। पढ़ लेते हैं। द वाटर स्टोर्ड इन अ डैम एट अ हाइट। पीछे देखिए ये डैम है, और पीछे क्या है, पूरा रिजर्वायर, मतलब कि उस पार पूरा क्या है, ये डैम है, उसके पीछे पूरा वाटर ही वाटर है। तो जब इस तरीके से पानी छोड़ा जाता है तो नीचे क्या लगा होता है, यहाँ पे भी टरबाइन लगा रहता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाइट इज़ ब्रॉट डाउन थ्रू अ टनल एंड टर्बाइंस ऑफ अ जनरेटर आर रोटेटेड। तो इसमें भी इस तरीके से जब पानी इस तरीके से बहुत फोर्स में आता है, पानी बहुत ज़्यादा फोर्स में, और ज़ोर ज़ोर से वो जितने भी टरबाइन लगे होते हैं घूमने लगते हैं, उस पर भी जनरेटर लगा होता है, और फिर क्या होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। द प्लेस वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन दिस वे इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक और हाइडल पावर प्लांट। हाइड्रो मैंने आपको बताया था उसमें भी, पार्ट 2 में भी, कि क्यों बोला जाता है हाइड्रो, मतलब होता है वाटर, और यहाँ पे वाटर से इलेक्ट्रिक बन रहा है, इसके लिए बोला गया हाइड्रो इलेक्ट्रिक। ठीक है,
हाइड्रो मतलब पानी से बन रहा है इलेक्ट्रिक, इसलिए उसे बोला गया हाइड्रो इलेक्ट्रिक और हाइडल पावर प्लांट। द कोयना प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र इज़ अ वेल नोन हाइडल प्रोजेक्ट। अभी जो कोयना प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र का वो हाइडल प्रोजेक्ट के लिए ही है, क्योंकि कोयना प्रोजेक्ट जो है महाराष्ट्र में वो इस तरीके से ही वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, बिल्कुल इसी तरीके से डैम के थ्रू, मतलब जो वाटर रिजर्वायर से जो पानी इकट्ठा किया गया है, जब डैम यहाँ से आता है तो यहाँ पे जो टरबाइन होता है वो घूमता है, मतलब बिल्कुल इसी तरीके से जो एक प्रोजेक्ट है कोयना प्रोजेक्ट वो महाराष्ट्र में हाइडल प्रोजेक्ट के नाम से ही जाना जाता है। वहाँ पे इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। देयर आर ऑल्सो अदर स्मॉलर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स लोकेटेड टू एट अदर डैम साइट्स। और भी बहुत सारे छोटे मोटे इस तरीके से डैम हैं, बट ये कोयना प्रोजेक्ट क्या है, बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है। और ऐसे छोटे मोटे और कई सारे हैं प्लांट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट वन इज़ एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओशनिक वेव्स। जैसे हमने देखा ना टाइडल एनर्जी, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी। वाइल सी वेव्स मूव फॉरवर्ड इन अ सर्टेन डायरेक्शन द वाटर मूव्स अप एंड डाउन रेगुलरली एट अ पोजिशन, दिस टू कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि आप देखे होंगे कि जगह जगह पे क्या इस तरीके से पिलर लगा हुआ रहता है समुंदर में, ठीक है। तो क्या होता है वहाँ पे भी जब लहरें, हमें पता है समुंदर में हमेशा लहरें उठती रहती हैं, ठीक है। वहाँ पे जो वेव्स होते हैं, ठीक है, वेव्स मीन्स लहरें, जो करंट उसमें जो आते रहते हैं, तो वो क्या होता है जब जिस डायरेक्शन में जब वो बहता है तो हमेशा वो टरबाइन लगा रहता है, घूमता रहता है और इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहती है, ठीक है। बस यही चीज़ है इसमें, एकदम टाइडल एनर्जी की तरह ही है, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और इसे भी हम इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे यूज़ करते हैं। एटॉमिक एनर्जी जो मैंने आपको फिगर दिखाया था इस तरीके से जो था जिसमें धुएं निकल रहे थे, ठीक है, इस तरीके से, तो वो क्या है एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी के बारे में आप जानते होंगे, अभी हम पढ़ते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दिस सीरियस क्राइसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज कैन बी ईज्ड बाय जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय मीन्स ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो जो इतना ज़्यादा क्राइसिस होता है इलेक्ट्रिक शॉर्टेज, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज की कमी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की कमी होती है, इतने ज़्यादा पॉपुलेशन है कि उतना ज़्यादा हमारे पास सुविधा नहीं है, तो फिर हमने क्या किया, ये इजी हो गया इलेक्ट्रिसिटी को बनाना एटॉमिक एनर्जी से। एटॉमिक एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस की जा सकती है। द हीट लिबरेटेड ड्यूरिंग द फिजन ऑफ एटम्स ऑफ हैवी एलिमेंट्स सच एज यूरेनियम थोरियम इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स एटॉमिक एनर्जी इज़ द सोर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर। ये न्यूक्लियर पावर का भी हमें पता है क्या है, सोर्स है। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे कि मतलब कि द हीट लिबरेटेड ड्यूरिंग द फ्यूजन ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि मतलब फ्यूजन मीन्स क्या, कि फ्यूजन मीन्स कि डिवाइड, मतलब इतना ज़्यादा ब्रेक होता है, मतलब इतना फ्यूजन्स ऑफ एटम्स हैवी एलिमेंट्स, बहुत बड़े बड़े इसमें यहाँ पे हैवी एलिमेंट्स होते हैं, हैवी जैसे कि यूरेनियम थोरियम, ये बहुत ही हैवी एलिमेंट्स होते हैं जिनको कि क्या किया जाता है, उसका फ्यूजन करके उसे ब्रेक करके बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इससे क्या जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में जो पालघर है, पालघर में जो तारापुर है वो सबसे बड़ा कह सकते हैं कि इंडिया में सबसे बड़ा वो क्या है, प्लांट है एटॉमिक एनर्जी का। वहाँ पे ऐसे ही कोई आम आदमी जा भी नहीं सकता, ठीक है। तो आप सर्च करना कभी, तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत बड़ा प्लांट है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इंडिया में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है। आपको पता होगा परमाणु एनर्जी, परमाणु शक्ति, इस पर एक मूवी भी आई थी परमाणु, ठीक। तो उसमें इसी के बारे में दिया गया है कि किस तरीके से इसमें बहुत ही डेंजरस भी होता है ये। और ये हम देखते हैं कि यहाँ पे ये एटम बम भी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है एटॉमिक एनर्जी का, जो कि हमें पता है जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे क्या इसी से एटम बम से ही वहाँ पे किया गया था। तो ये इसी से बनता है, एटॉमिक एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है और क्या होता है, इसका बॉम्ब भी बनाया जाता है, दोनों चीज़ों में यूज़ किया जाता है। आप इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये बहुत ही लार्ज स्केल में, लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी इससे जनरेट हो जाती है। इससे हम कह सकते हैं कि जो शॉर्टेज होती है इलेक्ट्रिसिटी की वो हमें फेस करना नहीं पड़ रहा है। नहीं तो कि जो वाटर से, डैम से, वो बहुत कम ही उससे कितना डैम बनाएंगे, कितनी नदियाँ हैं हमारे पास। तो इसके लिए हमारे लिए एटॉमिक एनर्जी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसका यूज़ भी कहीं कहीं पे गलत चीज़ों के लिए किया जाता है, मतलब जैसे वॉर में, युद्ध में,
इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। इसकी वजह से एक कंट्री है वो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि ख़त्म हो चुका है इसी की वजह से। उसमें इतना रेडिएशन होता है, इतना रेडियो एक्टिव जो उसमें रेज़ होती हैं, तो ये बहुत ही हार्मफुल है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, ठीक है। बट उसका यूसेज अच्छे वे में हो तो बहुत ही अच्छा है। देखते हैं, देयर इज़ एनर्जी इन एवरी सब्सटेंस इन द यूनिवर्स। तो हमें पता है कि जो यूनिवर्स है ना, इसके हर एक चीज़ में, हर एक पार्टिकल में, ये जो थोरियम है, यूरेनियम है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन क्या हैं, ये सब क्या हैं, एक पार्टिकल जैसे ही होते हैं। लेकिन वो इतने ज़्यादा, अगर उनकी एनर्जी को एक साथ किया जाए, एक साथ छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं उसको एक साथ किया जाए तो एटॉमिक एनर्जी वो देते हैं हमें। समझ में आया कि इतना बड़ा एनर्जी देते हैं हमें। तो इससे ये समझ में आता है कि जो यूनिवर्स का ये जो दुनिया है, ये यूनिवर्स है, ये प्लैनेट है, पूरी दुनिया कह सकते हैं, पूरा ब्रह्मांड का एक एक पार्टिकल में बहुत एनर्जी है, हर में अपनी अपनी एक एनर्जी है। इट इज़ प्रेजेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स एज वेल एज इन लिविंग थिंग्स। ये हर चीज़ में है। नॉन लिविंग थिंग में अभी आपको अगर एक पत्थर से उठा के किसी को मार दिया जाए या किसी को या ठोकर लग जाए तो कितनी चोट लगे, क्या है, नॉन लिविंग थिंग है ना। और नॉन लिविंग थिंग, ये सारी जो एनर्जी हम देख रहे हैं सब क्या है, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है। बट एनर्जी कितनी है आप देखिए, वाटर में देखिए, हवा में देखिए, जो समुंदर है उसमें देखिए, सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है उनमें, फिर भी उनकी एनर्जी देखिए कितनी ज़्यादा है। तो जितनी एनर्जी हम में है, किसी एक एनिमल में है, लिविंग थिंग्स में है, उतनी ही एनर्जी नॉन लिविंग थिंग्स में भी अलग अलग तरीके से है। वाई देन इज़ एनर्जी नॉन विजिबल टू अस। अब जैसे वाटर का है, अभी हमें वो वाटर का हमें नहीं दिखता उसमें कि इसमें कोई एनर्जी है, हमें हवा की एनर्जी नहीं दिखती, लेकिन जब इसका हम यूज़ कर रहे हैं, एक सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो हमें उसकी एनर्जी दिख रही है ना, कि उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, पूरा हमारा घर चल रहा है उससे, ठीक है। हवा से जो हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, समंदर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखती नहीं है क्योंकि वो हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। जब हम उसका यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम जान जाते हैं, तो हमें उसकी एनर्जी पता चल जाती है कि कितना ज़्यादा इसकी एनर्जी है, ठीक है। तो इस तरीके से वो एनर्जी हमें तब तक नहीं पता चलती जब तक हम उसके बारे में अवेयर नहीं होते। हम उसके बारे में अवेयर हो जाते हैं तो उसके बारे में हमें पता चलता है। हवा को ले लीजिए तो वो हमें दिखाई नहीं देती, बट फिर भी उसमें एनर्जी तो होती ही है। ओके, नाउ थिंक ओवर इट, नोट द अमाउंट्स ऑफ योर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी करनी है, अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल देखनी है, आपको देखना है लास्ट 8 मंथ का बिल, और इसके बारे में सोचना है कि आपने मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग ईच मंथ, आप हर महीने में कितना ज़्यादा कंजप्शन कर रहे हैं, कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं। आपको पता चलेगा कि हम कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आज कंप्यूटर, टीवी जो भी हैं, सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी पे ही बेस्ड है, ठीक है, उसी पे डिपेंड है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं तो फिर अभी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते अपनी लाइफ का। एनर्जी सेविंग ग्रीन एनर्जी, अब ये क्या है वो देखते हैं। इन अ वे सेविंग एनर्जी इज़ अ गुड एज जनरेटिंग एनर्जी। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि मतलब हमें एनर्जी को सेव करना चाहिए, और एज जनरेटिंग एनर्जी, जो हमें एनर्जी हम जनरेट कर रहे हैं तो उससे हमें क्या करना है, सेविंग भी करनी है, ज़्यादा उसका मिसयूज़ नहीं करना है, फालतू में उसे वेस्ट नहीं करना है। देयर आर सेवरल वेज ऑफ सेविंग एनर्जी सच एज पुटिंग ऑफ लैम्प्स व्हेन नॉट नीडेड, मेकिंग मैक्सिमम यूज़ ऑफ सनलाइट एक्सेट्रा। दैट मीन्स कि हम ये जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं उसे हम सेव कैसे कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसे कैसे सेव कर सकते हैं, मिनिमम जो वेस्टिंग होती है कैसे कम कर सकते हैं। सो पुटिंग ऑफ लैम्प्स, अपने लाइट को, अपने लैम्प्स को आप बुझा के रखो, हमेशा उसे ऑन मत करो। जब ज़रूरत नहीं है तो उसे क्या करना है, पुटिंग ऑफ मतलब पुट ऑफ कर देना है, आपको बंद कर देना है। जब ज़रूरत है तो ही आप उसे ऑन करिए। मेकिंग मैक्सिमम यूज़, तो आपको यहाँ पे सनलाइट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, जैसे कि अभी सोलर सिस्टम है उससे ज़्यादा आपको यूज़ करना है। आपको वो सारी चीज़ें ज़्यादा यूज़ करनी है, खाना बनाने वाले जो हमने सोलर कुकर देखा, सोलर सेल देखा, जो सोलर ड्रायर देखा, वो सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए ताकि क्या हो सके कि सोलर सनलाइट का ज़्यादा यूज़ हो सके और हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जो वाटर से बन रही है उन सब का थोड़ा कम यूज़ हो सके। सेविंग एनर्जी एंड एनर्जी रिसोर्सेज इज़ वेरी नेसेसरी। तो यहाँ पे जो सेविंग एनर्जी है, सेविंग एनर्जी एंड एनर्जी रिसोर्सेज वेरी नेसेसरी। सेविंग एनर्जी, एनर्जी को सेव करना, और एनर्जी के जो रिसोर्सेज, अलग अलग जो रिसोर्सेज हमने पढ़े अभी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, हाइडल एनर्जी, वो सारे क्या हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। Otherwise we will have to face a serious calamity like global warming। अगर आप
कोल का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, डीजल का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हमें पता है कोल से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, कोल से, कोयला से। तो वो क्या हो रहा है, कोल से क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ता है। कोल से बहुत सारी ऐसे गैसें हैं जो निकलती हैं और हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ता है इन सब से। जो कि अभी जो हमने देखा ना किस तरीके से जो एटॉमिक एनर्जी होता है, उससे भी आपने देखा ना इमेज में कितना ज़्यादा धुआं निकलता है, कितनी ज़्यादा उससे रेडियो एक्टिव जो रेज़ होती हैं, कितना ज़्यादा उससे रेडिएशन निकलता है। तो ये सब क्या बढ़ा रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रही है। जो फैक्ट्रीज़ में कोयला यूज़ हो रहा है, अलग अलग गैस यूज़ हो रहा है, वो क्या कर रही हैं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रही है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से कितना नुकसान है इसके बारे में आपको पता ही होगा, ठीक है। इससे एनिमल्स ख़त्म हो रहे हैं, धीरे धीरे हम ख़त्म हो जाएंगे इससे, ठीक है। पूरा एनवायरनमेंट इससे एकदम कह सकते हैं ख़त्म हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से। द एनर्जी रिसोर्सेज विच डू नॉट प्रोड्यूस स्मोक एंड कार्बन गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड आर कॉल्ड ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज। अच्छा, ये अभी जो मैंने आपको बताया वही है कि यहाँ पे जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं विच डू नॉट प्रोड्यूस स्मोक, जो कि मतलब कि जो स्मोक पैदा नहीं करते, जो धुआं पैदा नहीं करते, एंड कार्बन गैसेज सच एज, और जो कार्बन गैसेज हैं, कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि स्मोक नहीं प्रोड्यूस करते, जैसे कि विंड एनर्जी हमने देखा, टाइडल एनर्जी देखा, ओके, और हाइडल एनर्जी देखा। वो सारी चीज़ें वहाँ पे धुआं नहीं निकलता। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि कुछ ऐसे कार्बन गैसेज हैं जिससे कि क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इन्हीं को क्या बोला जाता है, ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। तो इनका यूज़ हमें कम से कम करना चाहिए। ग्रीन जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकले, मोनोऑक्साइड निकले, लाइक कोल वगैरह, इसका यूज़ हमें कम से कम करना चाहिए। जैसे कि डीजल, पेट्रोल, इन सब का यूज़ हमें बहुत कम से कम करना चाहिए। ग्रेटर यूज़ ऑफ सच रिसोर्सेज, अभी आपको पता है कि सोलर सिस्टम है, मतलब सोलर सिस्टम नहीं, जो सोलर एनर्जी है, वैसा कार भी आ रहा है। अगर वैसा सब लोग कार चलाने लगेंगे तो वो क्या होगा, वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी, ख़त्म धीरे धीरे। अगर पूरी तरीके से जो सन की एनर्जी है वो यूज़ करने लगेंगे तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। सो ग्रेटर यूज़ ऑफ सच रिसोर्सेज इज़ द नीड ऑफ द अर्थ। तो इस जो रिसोर्सेज हैं ये हमारे लिए हैं तो बहुत ज़रूरी, इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हमें इसकी सेविंग भी बहुत ज़रूरी है, इसे यूं ही वेस्ट नहीं करना चाहिए। वर्क इज़ डन व्हेन, अच्छा क्या हमने पढ़ा वो देख रहे हैं, ओके, व्हाट वी लर्नड। तो पहला हमने पढ़ा व्हाट वी डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट ऑन डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ फोर्स, कि मतलब कोई भी वर्क डन कब होता है, कोई भी काम कब होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपने प्लेस से डिस्प्लेसमेंट होता है, अपनी जगह को छोड़ता है। ये हमने पार्ट 1 में ही देख लिया था, किसी फोर्स के द्वारा, किसी शक्ति के द्वारा या फिर किसी बल की द्वारा वो अपनी प्लेस को डिस्प्लेसमेंट करता है, दूसरी जगह पे चला जाता है, तो वो होता है वर्क डन, मतलब काम हुआ, ठीक है। एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क, जो एनर्जी है वो एक क्षमता होती है काम करने की, तो एनर्जी हमारे अंदर रहेगी तभी हम काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में अगर एनर्जी है तभी वो काम करने का वो क्षमता रखेगी, ठीक है, तभी उससे अलग अलग काम कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, क्योंकि कैपेसिटी है, उसके अंदर एनर्जी है। द वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी आर, तो ये हमने पढ़ लिया था कि अलग अलग एनर्जी के फॉर्म क्या क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, आप अच्छे से पढ़ लेना इन सबको, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। समथिंग दैट कैन बी यूज टू ऑब्टेन एनर्जी इज कॉल्ड एन एनर्जी रिसोर्स। तो समथिंग दैट कैन बी यूज्ड, और जो हम यूज़ कर सकते हैं एनर्जी, वो क्या, मतलब कि जो एनर्जी हम यूज़ कर सकते हैं उसे बोला जाता है एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। वो रिसोर्सेज जिससे हमें एनर्जी मिलती है वो होता है एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज आर ऑफ 2 काइंड्स। एनर्जी रिसोर्स कितने टाइप्स के होते हैं हमने अभी जस्ट देखा, इसी पार्ट में देखा। कन्वेंशनल मतलब नॉन रिन्यूएबल, जो कि क्या होता है बहुत पुराने टाइम से यूज़ कर रहे हैं और उसे रिन्यूएबल नहीं कर सकते, उसकी भरपाई नहीं कर सकते, अगर वो ख़त्म हो गया हम उसे बना नहीं सकते, ठीक है, वो मैन मेड नहीं है। नॉन कन्वेंशनल में क्या होता है कि ये नॉन कन्वेंशनल हमने अभी स्टार्ट किया है, ज़्यादा टाइम हमें नहीं हुआ यूज़ करते हुए, और ये रिन्यूएबल है, मतलब कि इसे हम कर सकते हैं, इसे यूज़ कर सकते हैं, ये कभी ख़त्म होने वाली रिसोर्सेज नहीं है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, 3 पार्ट में कवर किया गया है। हर वीडियो का लिंक आपको एक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, तो आप ज़रूर देख लेना सारे वीडियो। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और वीडियो को आप ज़रूर अच्छे से देखना ताकि आपको समझ में आए, ना समझ में आए तो थोड़ा सा 1-2 बार देख लेना ताकि समझ में आ सके, क्योंकि सारे पार्ट्स इसमें जितने भी पढ़े हैं सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आगे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगे लेसन के लिए, ओके।